Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Srivastav. Students, hope you all are fine and safe and using your time in good things. So स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि लर्न टू टीच चैनल पे आपको मिलते हैं बीएड तथा सीटेट से संबंधित बहुत से कंटेंट और साथ ही में मैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इनहेंस करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स देती हूँ जो नो डाउट आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर मैं सीटेट की बात करूं तो सीटेट पे इस समय स्टूडेंट जो हमारा फोकस है वो फोकस एरिया है सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, जिसके बहुत से चैप्टर हम लोग ने विद एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैं आप लोगों के लिए सेक्शन सेकंड का चैप्टर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर, जिसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे और साथ ही इसके एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि चैप्टर। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग ने नाम सुन ही रखा होगा, कृषि या एग्रीकल्चर एक बहुत ही बड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव में प्रोवाइडर है लाइवलीहुड का। तो यहाँ पे आप कह सकते हो या जान सकते हो कि जो इंडिया है उसकी 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है और इनका जो जीवन यापन का साधन है वो कृषि ही है। तो जो हमारा बिगेस्ट प्रोवाइडर ऑफ लाइवलीहुड है वो है आपका एग्रीकल्चर। इसके कुछ एलाइड सेक्टर भी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनाज उगाना ही इसका मेन एरिया नहीं होता है। इस एरिया के साथ भी कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि साथ में कोलैबोरेशन में चलती हैं, लाइक एनिमल हस्बेंड्री हो गई, फिशरीज हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया या सेरिकल्चर हो गया, जिसमें कि हम बागवानी को लेते हैं, रेशम के कीड़ों की खेती हो गई या फिर पशुपालन हो गया या फिर मछली पालन हो गया। तो ऐसे बहुत से इसके अलाइड सेक्टर हैं जो कि एग्रीकल्चर के एक पार्ट के रूप में आप जान सकते हो। और अगर मैं बात करूं तो जो एग्रीकल्चर है वो इंडियन जीडीपी में एक अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो भी बहुत हाई है और इसी के जरिए जो एग्रीकल्चर की हमारी इतनी डिमांड है या आप ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर में इतनी इंडियन पॉपुलेशन लगी है, तो उसी के नतीजा है कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी भी है और ये इंडियन पॉपुलेशन को एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट का भी जरिया है। तो रिक्वायर्ड फेवरेबल क्लाइमेट और क्वालिटी ऑफ सॉइल जो है वो डिपेंड करता है हमारे एग्रीकल्चर की क्वालिटी पे। यानी कि एग्रीकल्चर के लिए जो दो फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं मेनली, वो होता है क्लाइमेट और क्वालिटी ऑफ सॉइल। और एक चीज जो हमें यहाँ पे जानने की है वो ये है कि जो एग्रीकल्चर के योग्य जमीन होती है, यानी जिस जगह पे हम खेती कर सकते हैं, उसे हम एरेबल लैंड के नाम से जानते हैं, यानी कि कृषि योग्य भूमि को इसे एरेबल लैंड कहा जाता है। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 869 किलोमीटर की हमारी एरेबल लैंड है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज एन एसेंबल ऑफ कंपोनेंट। हमें जैसा कि पहले भी देखा है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में अनाज उत्पादन नहीं होता है, उसके कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ उसके आउटपुट्स होते हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क, या आप इसे कह सकते हो एसेंबल ऑफ कंपोनेंट, जिसमें कि आपके सीड्स हो गए, मशीनरीज हो गई, लेबर्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इन सबको मिलके, ये सारी चीजें मिलके एक एग्रीकल्चर को क्वालिटी वर्क या क्वालिटी आउटपुट या प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट एग्रीकल्चर। आइए जानते हैं कि एग्रीकल्चर कितने प्रकार के होते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर को समझने के बाद अब हम इसके टाइप्स पे यानी कि प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं। जो कृषि होती है नॉर्मली कितने प्रकार की होती है, तो आई थिंक इनके नाम आप लोग ने सुन रखे होंगे। तो सबसे पहली जो है और इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फार्मिंग है वो है सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसे कि जीवन निर्वहन के लिए कृषि भी आप कह सकते हो, यानी कि जिस कृषि को जिस आधार पे हम जीवन निर्वहन करते हैं वो होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें आप देख सकते हो पर्सनल यूज इसमें इन्वॉल्व होता है और इसका योगदान बहुत ज्यादा रूरल इकोनॉमी में नहीं होता है, बट ये उस गांव को सेल्फ सफिशिएंट बनाता है। फार्मर ग्रो फूड फॉर देयर ओन कंजप्शन। तो यहाँ पे जो कंजप्शन है या ग्रोन करने की जो क्वांटिटी है वो सिर्फ उतनी ही रहती है जितनी की रिक्वायर्ड है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इसमें एक्सपोर्ट उतना इन्वॉल्व नहीं होता है, बट उस एरिया का कंजप्शन और उन लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग में स्टूडेंट्स दो प्रकार की होती है, जैसा कि आप देख सकते हो ए एंड बी। तो जो ए है वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि गहन जीवन निर्वहन कृषि। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, इसमें उसी एरिया में ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हुए, ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करते हुए, ज्यादा से ज्यादा मनी और लेबर लगा के हैवी एक तरीके से प्रोडक्शन की तरफ
इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग फोकस्ड होती है, जबकि दूसरी तरफ जो हम लोग इसका पार्ट बी देख रहे हैं वो कह रहा है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इसमें क्या होता है, इसे हम प्राचीन जीवन निर्वहन खेती भी कह सकते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस होता है एक फैमिली की नीड या एक एरिया की नीड को फुलफिल करना। तो ये वन ओन्स कंजप्शन टू मीट द फैमिलीज नीड। एग्जाम्पल नोमैडिक हार्डिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो आपकी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत आती है। तो ओवरऑल मेजर जो टाइप्स थे वो हमने देखा। सबसिस्टेंस फार्मिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइए इसमें और जानते हैं और कितने प्रकार की कल्टीवेशंस होती हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखी, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में ही आगे और चलते हैं और देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोग ने प्रिमिटिव फार्मिंग के बारे में जाना, जो कि एक पर्सन के लिए होगी और उसके फैमिली की नीड को फुलफिल करेगी। तो प्रिमिटिव के ही दो पार्ट हमने जाने हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड दूसरा है नोमैडिक हार्डिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है उसे हम स्थानांतरण खेती कहते हैं, यानी कि एक लैंड रहेगा, एक पीस ऑफ लैंड रहेगा जिसमें फार्मिंग होगी। फिर उसके बाद जो फार्मर होगा वो उस प्लेस से चला जाएगा, दूसरे प्लेस पे जाएगा, और जो प्लेस है उसको या तो बर्न करके खत्म कर दिया जाएगा या फिर वहां के जो ट्रीज है उनको काट दिया जाएगा। तो इस आधार पे वो अपने लैंड पे खेती करते हैं, और इसका जो पर्पस होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ फैमिली या उस एरिया की नीड को फुलफिल करना। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं, प्रिमिटिव फार्मिंग में ही आता है नोमैडिक हार्डिंग, जिसको कि हम कह सकते हैं खाना बदोश की खेती। खाना बदोश, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर कैटल। ये अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह या एक स्थान से दूसरी जगह घूमते हैं, घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं, और इनका जो बेस होता है वो होता है मिल्क, मीट, वूल, स्किन और एनिमल्स। तो इस चीज की खेती या ये इनका एक तरीके से आप कह सकते हो लाइवलीहुड के जरिए है। तो ये तो जो दो पार्ट थे वो हमने देखे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत। इसके बाद जो तीसरी मेजर फार्मिंग है इंडियन पर्सपेक्टिव में, वो है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ में पा रहे हो, इसका जो पर्पस होता है वो बिजनेस करना होता है या फिर प्रॉफिट कमाना। तो आप इसमें कह सकते हो या देख सकते हो, क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल आर रेयर इन लार्ज स्केल टू बी सोल्ड इन द मार्केट। It is known as commercial farming. इसका मेन पर्पस होता है बिजनेस करना। तो इसमें जंतुओं को या खेती है उसको लार्ज स्केल पे किया जाता है, जानवरों को पाला जाता है, फिर उसे मार्केट में सेल भी किया जाता है। ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन कल्टीवेशन आर इंक्लूडेड इन कॉमर्शियल फार्मिंग। तो कॉमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत जो आती है वो होती है ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन कल्टीवेशन। नेक्स्ट हम प्लांटेशन फार्मिंग को जान लेते हैं। लार्ज एस्टेट इज यूज्ड टू ग्रो एंड प्रोसेस अ सिंगल crop with the help of high technology and method to yield maximum profit। तो इसका जो पर्पस होता है प्रॉफिट गेन करना होता है। तो इसमें हम नई नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं खेती को कम से कम रिसोर्स में ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। और इसके जो मेजर प्रोडक्शन है वो है कॉफी, रबर, शुगर, बनाना एंड कॉटन। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं लास्ट एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन इसे हम कह सकते हैं। एनिमल एंड पोल्ट्री आर रेज्ड फॉर मीट, फाइबर, milk and eggs. It includes selective breeding and day-to-day care. तो एनिमल हस्बेंड्री जो होती है वो भी पार्ट ऑफ बिजनेस है, जिसमें कि जो पर्पस होता है वो मीट सप्लाई होता है, फाइबर्स होते हैं, मिल्क होता है और एग्स होते हैं। इनके बिजनेस भी काफी बड़े लेवल पे किए जाते हैं, और इसमें हर ब्रीड के जानवर हमें नहीं मिलेंगे, सेलेक्टिव ब्रीड होती है और इनकी बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। स्टूडेंट, इसी में आगे हम और कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं एग्रीकल्चर में और क्या क्या चीजें हैं। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फार्मिंग को जानने के बाद अब हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, क्या जरिया है, कौन से ऐसे प्रधान अनाज है जो कि भारत में बहुतायत से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप हाईलाइटेड अनाज देख सकते हो, जिसमें सबसे पहला है व्हीट, जो कि सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है इंडिया के लिए, और इंडिया में इसके 5 वैरायटी पाई जाती हैं। 5 वैरायटी में है ईमा व्हीट, मैक्रोनी व्हीट, कॉमन व्हीट और इंडियन ड्राफ व्हीट, ट्रिटिकम और स्टिविम व्हीट। जो इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस का है, और इसका जो बेस्ट सीजन होता है वो आप कह सकते हो ड्यूरिंग समर।
दूसरा जो क्रॉप है इंडिया के लिए वो होता है आपके राइस, जिसको कि स्टेपल फूड भी कहा जाता है और इसकी ज्यादातर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो साउदर्न इंडिया में हमें देखने को मिलती है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड है और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 21 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस के लिए चाहिए। ड्राई और सेमी ड्राई प्लेसेस इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। मेजे, जिसे कि हम मक्का भी कहते हैं, हाईएस्ट जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल इसमें होता है। 80% ऑफ फार्मलैंड हमें इसमें देखने को मिलता है। खरीफ सीजन में हमें मक्का ज्यादा या बहुतायत से उत्पादन इसका मिलता है। प्रोड्यूस प्रोटीन, ऑयल, स्टार्च, गम, स्वीटन एंड टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ये मेजा यानी कि मक्का है जो कि अपना 3rd पोजीशन रखता है मेजर क्रॉप में इन इंडिया। नेक्स्ट है मिलेट, जिसे कि हम बाजरा के नाम से भी जानते हैं। एरिड रीजन ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, मोस्ट ऑफ द स्टेट में हमें बाजरा देखने को मिलेगा। सिर्फ असम में ये इसकी उत्पादकता नहीं होती है। इन मॉनसून सीजन, रबी का जो सीजन होता है, रबी की जो खेती होती है उसमें मक्का की बाजरे की बहुतायत से खेती की जाती है। नेक्स्ट है जूट। साउदर्स्ट उड़ीसा, त्रिपुरा एंड ईस्टर्न यूपी इसके मेजर एरिया हैं। असम एंड नॉर्दर्न बिहार फॉर फ्यूल, कोरस, क्लॉथ, शेक्स, कारपेट एटसेट्रा जो है वो जूट के पार्ट हैं, इससे प्रोडक्शन होता है। गोल्डन फाइबर, इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 34 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए भी जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड क्लाइमेट ज्यादा रिक्वायर्ड। तो ये कुछ मेजर क्रॉप्स हैं। इसके अलावा भी कुछ मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया के लिए, चलिए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी में कुछ और क्रॉप्स जो हैं वो मेजर पार्ट में आती हैं, जो है कॉटन। कॉटन भी इंडिया के क्रॉप्स में एक अपना बहुत बड़ा योगदान देती है, और इसके लिए जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है वो लोमी सॉइल यानी कि चिकनी बलुई मिट्टी जो होती है वो कॉटन के लिए होती है। हाई टेम्परेचर इसे चाहिए होता है, स्लो रेनफॉल होता है और सनशाइन। इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील और इजिप्ट एंड चाइना आर द बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। नेक्स्ट जो है शुगर केन है। प्रोड्यूस शुगर, टेम्परेचर इसके लिए जो रिक्वायर्ड है 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस, वार्म ह्यूमिड कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी आप इसे कह सकते हो। नेक्स्ट है कॉफी, जो कि हमें कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में स्पेशली मिलती है, और नॉर्थ पार्ट के में अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में भी हमें ये कॉफी अच्छे से मिलती है, और इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक का रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट जो है वो टी है, जो कि साउथ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में हमें बहुतायत से देखने को मिलती है, और इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 16 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिड थ्रू आउट। तो ये स्टूडेंट आज हम लोग ने कुछ मेजर क्रॉप के बारे में जाना। इसके साथ ही अब हमारा जो एग्रीकल्चर में पार्ट बच रहा है वो है पैटर्न। तो जैसा कि आप लोग ने नाम भी सुन रखे होंगे, कुछ पैटर्न है इंडियन फार्मिंग के, तो चलिए आइए उस पैटर्न को हम जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया में मेजर क्रॉप को जानने के बाद अब हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में क्या क्रॉपिंग पैटर्न है। तो यहाँ पे जो मेजरली आप देख सकते हो 3 मेजर क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया में, जिसके नाम आई थिंक आप लोगों ने सुन रखे होंगे, खरीफ, जैद और रबी। तो खरीफ, जिसे कि हम पतझड़ के नाम से भी जानते हैं, ऑटम, जो कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक होता है, जिसमें कि जो मेजर क्रॉप होते हैं मिलेट, कॉटन, राइस, शुगरगम, मेजे एंड तुअर दाल। दूसरा जो है जैद, जो कि अप्रैल से लेकर जून तक होता है, गर्मियों के क्रॉपिंग होती है ये, और इसमें जो मेजरली क्रॉप पाए जाते हैं वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, फूडर क्रॉप है एंड वेजिटेबल्स आर द एग्जांपल ऑफ जैद क्रॉप। तीसरा जो है वो रबी है, जैसे कि स्प्रिंग या बसंत ऋतु भी आप कह सकते हो, अक्टूबर से लेकर मार्च तक इसका ड्यूरेशन होता है, जिसमें कि ग्राम, व्हीट, मस्टर्ड, बैरली ये हमें मेजरली देखने को मिलते हैं। और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो कि रबी की खेती में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये तो हमने स्टूडेंट बात करी टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, मेजर क्रॉप्स के बारे में एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। चलिए एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं।
सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्रीकल्चर चैप्टर से आ रहा है। हाउ मच एरिया ऑफ एरेबल लैंड डज इंडिया हैव? इंडिया में कृषि योग्य कितनी जमीन है? इसे अभी हम लोग ने कंप्लीट किया था और मेरा जो आंसर है वो है फर्स्ट इज 869 किलोमीटर जो एरेबल लैंड है इंडिया में, वो आई थिंक सही है। आप भी अपने आंसर को चेक करो। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग के लिए आ रहा है एग्रीकल्चर चैप्टर से और वो है विच वेराइटी ऑफ व्हीट इज नॉट ग्रोन इन इंडिया? इन चारों में से ऐसी कौन सी व्हीट की वेराइटी है जो कि इंडिया में नहीं उत्पादित होती है? ईमा व्हीट, मैक्रोनी व्हीट, कोरोसन व्हीट एंड कॉमन ब्रीड व्हीट। तो आई थिंक इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। कोरोसासन व्हीट का हमने नाम नहीं पढ़ा है आज के चैप्टर में और यही है एक ऐसी ब्रीड जो कि इंडिया में नहीं उत्पादित होती है। सो थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स एमसीक्यू एग्रीकल्चर चैप्टर से आ रहा है और ये पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉपिंग सीजन? हमने 3 सीजन के बारे में जाना है, नैद, खरीफ, रबी और जैद। तो इसमें से जो सीजन नहीं है वो है नैद। नैद नाम का कोई सीजन नहीं होता है क्रॉपिंग का। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट एग्रीकल्चर चैप्टर से है, ये पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूस मैक्सिमम व्हीट? इन चारों में से ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि मैक्सिमम गेहूं की खेती करती है? और इसका सही आंसर जो है वो है चाइना। चाइना इज द हाईएस्ट और बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। तो इस हिसाब से स्टूडेंट आई होप आपको एग्रीकल्चर का जो चैप्टर आज हमने कवर किया है वो क्लियर हुआ होगा और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी आपके डाउट है या क्वेरी है तो आप उसे मेरे से पूछ सकते हो और एमसीक्यूज को भी सॉल्व करके आई होप आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आप अपना ध्यान रखो, फैमिली वालों का ध्यान रखो, अपने टाइम को सही से यूज करते रहो और फिर हम अपने इस चैनल पे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय।